हाँ जी, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ दिस मेगा रिवीजन सीरीज फॉर म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड के पहले दो जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें हमने अच्छा खासा कैटेगरी 1 और 2 कवर किया। मेजरली एग्जामिनेशन में सीएमए फाइनल की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में कैटेगरी 1 और 2 से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, बट ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक कैटेगरी 3, 4, 5 एंड 6 लेसर रेलिवेंट। बट एनीवेज, इन चारों कैटेगरी को मैं मिसलेनियस कैटेगरी में डालूंगा, यानी इनके सवाल आमतौर पे कम ही देखने को मिलते हैं, पर जब भी आएंगे एक बार आइडिया अगर आपको होगा तो अच्छे से हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को भी कवर करना शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद कैटेगरी नंबर 3। टॉकिंग ऑफ कैटेगरी नंबर 3, ये बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के कुछ खर्चों का हिसाब कर रहे हैं, एक्सपेंस कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो आप जो खर्चे हैं उसकी वजह से जो आने वाले चेंजेस होते हैं इन योर रिटर्न, वो एक तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, जिसमें आप ग्रॉस रिटर्न से नेट रिटर्न कैसे निकलता है या नेट रिटर्न से ग्रॉस रिटर्न कैसे निकलता है उसको आप इंटरचेंजेबली कैलकुलेशन में ले सकते हो। मुझे ये वाला फॉर्मूला ठीक लगता है, मैं इस फॉर्मूले को याद करके रखा हूं, आप भी याद करके रखें। इसमें क्या होता है, आपको ग्रॉस रिटर्न निकालना अगर, तो आप शुरुआत करें नेट रिटर्न से, उसको डिवाइड करें बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस से। जब हम इनिशियल एक्सपेंस की यहाँ पे बात करें तो ये इनिशियल एक्सपेंस परसेंटेज फॉर्म में होगा, याद रखिएगा, दिस विल बी रिपोर्टेड इन परसेंटेज फॉर्म। इसके अलावा रेकरिंग एक्सपेंस भी जो होगा वो भी परसेंटेज फॉर्म में होगा, इनफैक्ट सारी चीजें परसेंटेज फॉर्म में ही होंगी। सो ग्रॉस रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए आप लेंगे नेट रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस परसेंटेज प्लस रेकरिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज। तो ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है विच इज एक्सपेंस रेशियो, जिसके लिए आप करेंगे एक्सपेंसेस पर एनम पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज एनएवी पर यूनिट। ये भी कैलकुलेशन करना आसान है, एक सवाल है इस पे, करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, वैसे कर ही चुके हैं हम एक्चुअली। कैटेगरी नंबर 1 में इस पे एक सवाल हम करके आए हुए हैं, जिसमें हमारे कुछ खर्चे दिए हुए थे 660 लाख, मुझे ऐसा कुछ याद भी आ रहा है। उसको आपने पर यूनिट पे डिफाइन किया था और उसके बाद आपने जो आपकी एवरेज एनएवी आई थी उससे डिवाइड करके उसका एक एक्सपेंस रेशियो निकाला था। सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए इस पे देख लेते हैं कब आया हुआ सवाल। 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, जून 2015 में। गोज विदाउट सेइंग, एमसीक्यू के लिए अब ज्यादा रेलिवेंट हो गया ये। यहां बोला है कि आप रिटर्न 15% अर्न कर सकते हैं इक्विटी शेयर में अगर आप खुद भी इन्वेस्ट करें तो, लेकिन फिर भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। ये फंड में आपका इनिशियल इशू एक्सपेंस होगा 5% का, यानी अगर आपने 100 रुपए लगाए तो वो 95 रुपीज ही काउंट होगा, 5 में तो खर्चा मान लिया जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड 18% तक अर्न कर सकता है। रेकरिंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए जहां पे आप इनडिफरेंट हो जाएं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करने में और स्टॉक्स में करने में। बेसिकली आपको लास्ट में नेट रिटर्न चाहिए 15% का, ये म्यूचुअल फंड का ग्रॉस रिटर्न है 18% का, इनिशियल इशू एक्सपेंस है 5% का। तो ऐसे में आपसे पूछा जा रहा है कि रेकरिंग का अमाउंट क्या होगा। सो देखो भाई, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में एक इनपुट की मिसिंग है और बाकी सारे इनपुट्स आपके पास हैं, तो बड़े आराम से इक्वेट करके रिजल्ट आ जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। हम यहाँ पे फॉर्मूला ले रहे हैं, ग्रॉस रिटर्न इज इक्वल टू नेट रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस प्लस रेकरिंग एक्सपेंस। हमारा नेट रिटर्न है 15%, उतना तो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.05, क्योंकि हमारे पास 95% ही पैसा बचेगा, 5% तो गॉन इशू एक्सपेंस में, और रेकरिंग एक्सपेंस हमें पता नहीं, वो हम ढूंढ रहे हैं। सो रेकरिंग एक्सपेंस का फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2.21%। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉल्व करके आ जाएगा। और ग्रॉस रिटर्न 18% ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है। गॉट इट, समझ में आया? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी कैटेगरी नंबर 4 में। एंड कैटेगरी नंबर 4 में कुछ सीखने सिखाने का नहीं है, हालांकि सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हम देखेंगे, लेकिन कुछ सीखने सिखाने का नहीं है। हम यहाँ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात करेंगे, यानी हिसाब किताब की बात करेंगे। तो आइए जरा पहले इसके सवाल को एक बार आप पढ़िए। ये रहा आपके सामने पूरा सवाल, इस सवाल को एक बार पढ़िए, समय दीजिए, पढ़िए इस सवाल को। नहीं पढ़ेंगे तो इस सवाल में परेशानियां होंगी, ये आगे जाकर के एक अलग ही सवाल बन जाता है। बहुत कैलकुलेशंस है यहाँ करने को। एंड ऑब्वियसली ये 12 नंबर का आया था, आज के ज़माने में मुझे नहीं मालूम कि ये वापस, मतलब 7 नंबर के आज के डेट पे आमतौर पे सवाल आते हैं, बट इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके हो सकता है एक बड़ा सवाल एग्जाम में आ जाए, और इस तरह के सवाल एग्जाम में आने के चांस आज भी पूरे ही हैं। तो इस तरह के सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा। वैसे ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बोल करके है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसे अलग से कैटेगरी नहीं है, अलग से कुछ फॉर्मूला भी नहीं है। आपको बस ध्यान लगाना है कि पैसा कब आया, उस पैसे का आपने क्या किया, और आगे कहानी कहाँ बढ़ रही है। अगर आपने ट्रांजैक्शंस का हिसाब ठीक रखा, हिसाब किताब ठीक रखा, कॉपी मेंटेन ठीक से करी, तो ये सवाल आराम से बन जाता है। सवाल क्या है एक बार मैं समझा देता हूँ।
सवाल ये है कि एक म्यूचुअल फंड है जिसने एक ओपन एंडेड स्कीम बना रखी है। ओपन एंडेड स्कीम बेसिकली वो स्कीम होती है जहां पे आप डिविडेंड री इन्वेस्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो बस यहाँ पे बोला है कि अपने पास दो प्लान है, एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का और एक बोनस प्लान है। सो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टर को डिविडेंड मिला, उस डिविडेंड को उसने उसी म्यूचुअल फंड की और फर्दर यूनिट्स खरीदने के लिए यूज कर लिया। बोनस में ऐसा नहीं होता। बोनस में आपको डिविडेंड जो है वो डिविडेंड आपको मिल रहा है अगर टाइम टू टाइम, तो वो यूनिट्स के शेप में ही मिल रहा है। सो यू आर नॉट गेटिंग एनी कैश, यू आर जस्ट गेटिंग बोनस। तो बोनस में आपको यूनिट्स ही ऐड होते हुए मिल रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग एनी कैश टू इन्वेस्ट। दोनों ही प्लान में लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि आप कि एनएवी जो है वो एनएवी एक में बढ़ती ही रहती है, दूसरे में एनएवी अपने आप एडजस्ट होती रहती है, बट एट द एंड आपको अपने सारे यूनिट्स को क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिलीज करना होता है, वो बेचना होता है और बेच करके अपने प्रोसीड से कंपेयर करना होता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना आपको मिला, और उसी चीज के ऊपर में ये ट्रांजैक्शन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि 1/4/2003 को राम और हरि दोनों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे आईपीओ में। आईपीओ का मतलब है कि अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो इन्होंने 10-10 रुपए में ही इन्वेस्ट किया होगा, और यही चीज की शुरुआत हो रही है यहाँ पे बोला कि चलो एनएवी पर यूनिट किसकी क्या थी, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो दोनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। दोनों ने इन्वेस्टमेंट करी थी साल 2003 में। जब इन्वेस्टमेंट करी होगी उस समय इनके पास रहे होंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 विच इज 10,000 यूनिट्स, और इसका कहानी शुरू हो रहा है 2007 के बाद, तो उससे पहले की कहानी नहीं बताई है। 2007 में पहला डिविडेंड आया जो कि है 20% का। इस डिविडेंड का क्या हुआ, प्लान एक्स में जो कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, वहां पे हमारे राम भाई साहब ने क्या किया होगा, राम भाई साहब ने डिविडेंड मिलने पे डेफिनेटली नए यूनिट्स खरीदे होंगे 30 रुपए 70 पैसे के भाव पे। फिर और डिविडेंड आए, फिर और डिविडेंड आए, ऐसे आते ही गए डिविडेंड्स। जब जब डिविडेंड आए और उस दिन जो भी प्रिविलेंट एनएवी का रेट रहा होगा उस एनएवी के रेट पे इन्होंने एक्स्ट्रा यूनिट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए होंगे। यही अगर हम बात करें अबाउट अवर हरी, तो हरी साहब जो हैं उनको टाइम टू टाइम बोनस मिलते आए हैं, यानी उन्होंने शुरुआत करी थी मान लो 10,000 यूनिट से, तो उनको 31/3/2008 को पहली दफा बोनस यूनिट्स मिले होंगे। तो इन्होंने 10,000 यूनिट थे, कितने इनको बोनस मिलेंगे चेक कर लेंगे, बट यस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिला इनको। उसके बाद में वापस इनको बोनस मिला 1:3 का, और वापस बोनस मिला 1:4 का। तो इस तरह से बोनस मिलते गए, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब अपने को दोनों का ये समझना है कि 31 जुलाई 2013 को दोनों ही इन्वेस्टर्स ने अपने सारे बैलेंस रिडीम कर लिया, यानी सारे यूनिट्स को बेच करके निकल गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बोलते हैं 10% का टैक्स रेट है, पुराना सवाल है इसलिए ऐसा है, आजकल तो लॉन्ग टर्म पे भी टैक्स है। बाद बाकी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी बोल रहे हैं कि 0.2% आपका लगेगा सिर्फ सेल के दौरान, यानी खरीदारी में नहीं लगेगा, बेचने के टाइम पे 2% का 0.2% का आपका एसटीडी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। और आप एजुकेशन सेस वगैरह को इग्नोर कर सकते हैं। आपको बोलता है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न बताओ फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स, तो हम सबसे पहले राम के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। राम के लिए ध्यान देना, हमारे पास यहाँ डेट्स है। 2003 में राम को 10,000 यूनिट्स ऐड करने का मौका मिला, 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 10, 10,000 यूनिट्स इन्होंने ऐड किया, क्यूमुलेटिवली भी इनके पास 10,000 यूनिट्स ही थे। फिर 2007 में इनको 2 रुपए पर यूनिट पे 20% ऑफ 10 रुपीज, 2 रुपए पर यूनिट का डिविडेंड मिला। इनके पास पहले से 10,000 यूनिट थे, तो जाहिर सी बात है इनको डिविडेंड मिला 20,000 रुपए का। इस 20,000 रुपए को इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया 30.7 के रेट पे। तो 30.7 की रेट पे जब री इन्वेस्ट किया तो टोटल यूनिट्स ऐड हुए 651.47। ऐसे में क्यूमुलेटिवली यूनिट्स हो गए 10,651.47। यही सिलसिला आगे बढ़ते क्या, आगे 2008 में ओपनिंग यूनिट्स पे 7 रुपए करके डिविडेंड मिला, टोटल डिविडेंड इतना था, और फिर पर यूनिट पे जो एनएवी था उससे डिवाइड करने के बाद कितने यूनिट्स और फर्दर ऐड हुए वो भी हमें पता चल गया। यही सिलसिला पूरी देर तक करना है और आपको हिसाब लगाना है कि लास्ट में इनके पास कितने यूनिट्स बचे। इन लास्ट में इनके पास कितने यूनिट्स बचे, इसमें एक बात का और ख्याल रखिएगा कि एकदम लास्ट में इन्होंने कितने यूनिट्स ऐड किए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप यहां नोटिस करेंगे ना, तो इन्होंने यहां पे ऐड किए 1144 यूनिट्स, ठीक है। सो इनके पास टोटल यूनिट्स कितने थे 14,906, उसमें से 1144.27 जो है ये इन्होंने न्यूली ऐड किए, और बाकी जो है वो पहले से था। तो पहले से जो है उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए अलग से नोट करेंगे।
और जो ये न्यूली एडेड था इस पे 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो इस पे अपना लगेगा STCG, यानी दिस विल बी सब्जेक्ट टू 10% टैक्स रेट। और यही चीज को हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाया। ये रहा सेल प्रोसीड्स, बेचे तो सारे यूनिट्स, बिकने के टाइम पे आपको याद होगा 53.75 का जरूर एक क्लोजिंग एनएवी है, लेकिन ट्रांजैक्शन टैक्स के बाद का पैसा आपको मिलेगा। ट्रांजैक्शन टैक्स वाज 0.2%, सो इन दैट केस यू आर लेफ्ट विथ 99.8%। सो आपको कितना पैसा मिला क्लियरली समझ में आ रहा है। इसके बाद में आपको STCG अकाउंट करना है। तो STCG के लिए आपने लास्ट में ऐड किए थे 1144.27 यूनिट्स, आपने बेचे अपने यूनिट्स को 53.6425 पे, ये बेसिकली 53.75 जो आया, इसमें जब आप STT हटा दोगे 0.2% का तो इतना बचेगा। इसको हमने माइनस किया विद द एक्विजिशन कॉस्ट विच इज 48.1। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया। हमने जो नए यूनिट्स ऐड किए वो खरीदे थे 48.1 में, उनको बेचा हमने 53.6425 पे, जाहिर सी बात है बाकी पे 10% जो भी हमारा है वो टैक्स अमाउंट आया, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। एंड लास्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने किया था 1 लाख रुपए का, सो वी आर लेफ्ट विद अ प्रॉफिट ऑफ 6,98,960.9। क्योंकि एक बहुत ही तगड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे, इन्होंने इन्वेस्ट किया 124 मंथ्स तक के लिए। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल है, इन्होंने इन्वेस्ट किया था अप्रैल 2003 में, सो अप्रैल से लेकर के आप मार्च 2004 होते हैं 12 महीने, इसी तरह मार्च 2013 तक हो जाते हैं 10 साल यानी 120 महीने। और वहां पे भी खत्म नहीं हुआ, इन्होंने जुलाई में बेचे अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, तो और 4 महीने हो गए, तो टोटल 124 मंथ्स तक इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा। सो फॉर्मूला होता है एंडिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग इनटू 100 इनटू 12 डिवाइडेड बाय n, n इज नंबर ऑफ मंथ्स हियर। तो हमने वो किया, एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है 67.64% का, वो भी म्यूचुअल फंड में, वो भी इतने लंबे समय तक। ऐसा रिटर्न भगवान करे सबको मिले, इनको तो मिला और हमें भी मिले तो अच्छा है, ठीक है ना। बट हाँ, बहुत ही तगड़ा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। हरी के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग है। हरी के केस में ये हुआ कि हरी ने शुरुआत 10,000 यूनिट से की थी, इनको टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है डिविडेंड वगैरह मिला, लेकिन टाइम टू टाइम इनको बोनस जरूर मिलते गया। जैसे कि 2008 में जब बोनस मिला 5:4 के हिसाब से, तो इनके पास पहले से 10,000 यूनिट थे, तो इनको बोनस ही मिल गया 12,500 यूनिट्स का। तो पहले से 10 और 12,500 और ऐड हुआ, क्यूमुलेटिवली हो गए 22,500 यूनिट्स। फिर वापस 2012 में इनको 1:3 के हिसाब से बोनस मिला, यानी 22,500 का 1/3 7,500 यूनिट्स का इनको और बोनस मिला, अब हो गया 30,000 यूनिट। एंड बाद में 30,000 यूनिट पे भी इनको फर्दर 1/4 बोनस मिला, तो 7,500 यूनिट्स एक बार फिर से बोनस मिला, और ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पुराने जितने यूनिट्स हैं 37,500 में से पुराने यूनिट्स है 30,000 और 7,500 है नए यूनिट्स। इन नए यूनिट्स का जो कॉस्ट है वो तो जीरो माना जाएगा, कॉस्ट विल बी जीरो, क्योंकि ये बोनस है, बोनस का कॉस्ट होता है जीरो, लेकिन इस पे STCG जरूर लगेगा। और वही चीज की अकाउंटिंग हमने यहाँ की, 37,500 यूनिट्स को हमने बेचा 22.98 पे, लेकिन 2% का STT भी लगा है, तो अकाउंट करेंगे उसको। STT लगा तो 99.8% से मल्टीप्लाई करना इज एज गुड एज 0.2% से माइनस करना। तो आपने ये किया, अपना सेल प्रोसीड आया, फिर उसके बाद हमने 7,500 यूनिट्स पे देखो क्या किया, सेल प्रोसीड लिया आफ्टर STT, उसको -0 किया क्योंकि उसका कोई कॉस्ट नहीं है, सारा का सारा गेन है, उसका 10% टैक्स भी भरा, और बाद बाकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके देखा कि हमारे पास कितना रुपया आया। इसमें हमने रिटर्न निकाला एनुअलाइज, तो वो आ रहा है 71.89%, विच इज इवन हायर देन व्हाट वी हैड थॉट। क्लियर? सो इससे हमारे पास एनुअलाइज रिटर्न फिर से आ गया, एंड दिस इज अकाउंटिंग फॉर हरी। तो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट था देख के आपको समझ में आ रहा होगा, मजेदार था, बहुत ही जबरदस्त था, एंड बस बढ़िया है। तो इसी के साथ ये वाला कैटेगरी का ये एक अच्छा सवाल था जो कंप्लीट होता है। हालांकि इस तरह के और भी सवाल आ रहे हैं, जैसे कि अब ये भी अगर आप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सवाल देखोगे तो जून 2016 का एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आया 8 मार्क्स का। मैंने इसको फिर भी क्यों कैप्चर किया, वैसे तो मैंने सारा ही कैप्चर किया है, लेकिन इसको इसलिए किया है क्योंकि ये सवाल तो बहुत ईजी है, पर मैंने इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस देखे हुए हैं जो एग्जाम में नहीं आए हैं लेकिन देखे हुए हैं, वो सवाल ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और अपनी बुक में कवर्ड है। सो इफ यू हैव कवर्ड अवर बुक नाइसली ना, तो उसमें इस तरह का सवाल सारा कैप्चर किया है, लेकिन ये वाला तो कुछ ज्यादा ही आसान है। इस सवाल में क्या हुआ, मिस्टर जी है जिन्होंने 1/7/2013 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 4 लाख रुपए का, जो कि 20,000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज के हिसाब से था। इनको लास्ट में NAV पता करना है,
और इन्होंने ये बात माना है कि इनका एनुअलाइज्ड यील्ड जो है वो हो गया था 73.52% का हर साल का, और उस समय इनके पास 22,600 यूनिट्स भी थे। तो यार ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। हम सीधा इफेक्टिव एनुअल यील्ड का फॉर्मूला लगाए, और इफेक्टिव एनुअल यील्ड फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला लगा NAV1 माइनस NAV0, उसके बाद अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो माइनस, डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100 इंटू 12/n। ये फॉर्मूला लगा करके हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद पाया कि NAV1 की वैल्यू आ रही है 53.48। अच्छा, वैसे तो टोटल आ रहा है हमारे पास NAV का, लेकिन उसको फिर हमने डिवाइड कर दिया बाय 22,600 यूनिट्स, तो पर यूनिट पे भी वो आ गया और वो आया 53.48। क्लियरली आपको इस सवाल को देख करके ऐसा लगेगा कि ये 8 नंबर लायक है ही नहीं। आप एक बार इसको पॉज करके बनाइएगा, आप भी पाएंगे कि हाँ यार ये 8 नंबर लायक तो है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं इसको बनाने में, या फिर बोल सकते हैं हमने ज्यादा दिमाग लगा दिया इसको बनाने में। पर हाँ, ये सवाल बहुत ज्यादा आसान था। पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने बुक में कैप्चर किया है, वो हार्ड था इससे। तो हार्ड क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। ये पता नहीं क्यों बहुत आसान हो गया, इसको सॉल्व बड़े आसानी से हमने कर दिया। ठीक है, अब अगेन इन सब चीजों की ना कैप्चरिंग बहुत अच्छे से तभी होगी जब आपकी खुद की प्रैक्टिस अच्छी है। मुझे ये मत बोलिए कि सर आप तो इतना फास्ट निकल गए सर। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने बैठा हूं। प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपको स्कैनर उठाना पड़ेगा, खुद से सवाल सॉल्व करना होगा। मेरी तरफ से आपको ये PDF मिल गया, मेरी तरफ से ये वीडियो मिल गया, देखिए वीडियो को, डायरेक्शन समझिए, PDF देखिए अगर कहीं अटकते हैं तो, लेकिन खुद से सवाल बनाइए। खुद से नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट अप इज दिसंबर 2006 में आया हुआ सवाल, 2016 में आया हुआ सवाल, 8 मार्क्स का, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान पे है। अगेन मैं इसको फैंसी करता हुआ कोई नया प्लान नहीं बता रहा, बस बोल रहा हूं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्लियर? यहां पे अपने को बोला कि अपने पास फेस वैल्यू है 10 रुपए का, और 1/4/2011 को हमने इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए इस प्लान में। जाहिर सी बात है 10 रुपए से डिवाइड कीजिए, 20,000 यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद बोलता है कि NAV 38 रुपए 20 पैसे की हो गई। अच्छा, प्लान मैच्योर हुआ 2016 में। ओके 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 ओके, समझ में आ गया भाई। अलग है सवाल। सवाल में ये बोल रहा है प्लान स्टार्ट 10 रुपए से हुआ, लेकिन जब 38.2 रुपीज पे पहुंच गया था NAV, तब मिस्टर के जागे हैं और तब उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1/4/2011 को। बाद बाकी बोलते हैं 1/10/2016 को उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच बिचा दी। पूरे पीरियड में इनको डिविडेंड कितना कितना मिला यहाँ पे दिया हुआ है, NAV भी दिया हुआ है, तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि जो डिविडेंड अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करना है NAV पर यूनिट से, ताकि ये पता चल जाए कि कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड हुए और पुराने यूनिट्स में उसको ऐड करना है। पहले ये काम किया हुआ है। पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि एक साहब के पास यूनिट शुरुआत में कितने थे। तो बहुत सिंपल है, 2 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया था, और उस समय क्या था जब भाव था 38.2 रुपीज पर यूनिट का NAV था। तो हम डिवाइड किए, हमें पता चल गया कि इनकी स्टार्टिंग किससे हुई। फिर इसके बाद इनका होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी निकाल दिया। मैं बार बार HPR बोल देता हूं, होल्डिंग पीरियड बोलना चाहिए मुझे। बेसिकली होल्डिंग पीरियड इनका आ रहा है 66 मंथ्स का। कैसे, आप खुद कैलकुलेट करके देखो। मेरे हिसाब से आ रहा है 1/4/2011 से इन्होंने होल्ड किया है 1/10/2016 तक, खुद गिन लेना, 66 मंथ्स हो जाएगा। तो बाद बाकी देखो पैटर्न सारा सेम ही है। इन्होंने डेट यहां लिख दी, यूनिट्स लिख दिए शुरुआत में कितने हैं, तो शुरुआत में आप देख सकते हैं शुरुआती यूनिट्स यहां लिख दिए थे। बाद बाकी टाइम टू टाइम आपको जो डिविडेंड मिला वो यहां नोटेड है, डिविडेंड का टोटल अमाउंट यहां है। डिवाइड करेंगे तो उसके लिए NAV चाहिए पर यूनिट, न्यू एडेड यूनिट्स यहां पे चाहिए। तो इस तरह से बड़े आराम से ये कैलकुलेशन हो गया। एट द एंड हमको ये निकालना है कि हमारा रिटर्न क्या है। तो भाई हमने बेचे 5,915.93 यूनिट्स। किस भाव पे बेचे? जो लास्ट में था 40.40, और शुरुआत में हमने लगाए थे 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए माइनस करते हुए डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 इंटू 12/66 इसलिए किया क्योंकि हम इसे एनुअलाइज कर रहे हैं। अगर एनुअलाइज नहीं करते तो सिर्फ 100 पे स्टॉप हो जाते, ये लास्ट वाला कंपोनेंट करते ही नहीं। समझ में आ रही बात? गुड। इसका इफेक्टिव रिटर्न आ रहा है मात्र 3.55% का। अरे भाई साहब, बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कोई बात नहीं, बड़ा ही आसान सवाल था और मैंने इसको इजी कैटेगरी में ही डाला। मेरे हिसाब से अगर आपने इससे पहले एक सवाल जो हमारा आया था डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे, वो देख लिया तो ये सवाल तो लल्लू पंचू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 5 पे। कैटेगरी नंबर 5 जो है वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही डेंजरस कैटेगरी है, और क्यों डेंजरस है उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 5 का बैकग्राउंड समझाता हूं आपको। मेरा काम है, मैं डेटा ड्रिवन इंसान हूं, तो डेटा ड्रिवन बात करता हूं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन
क्या ये हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट के सिलेबस में डिफाइंड है? द आंसर इज नो, ये सिलेबस में नहीं है। तो फिर सर सवाल में मतलब एग्जाम में क्यों आ गया? एग्जाम में इसलिए आ गया क्योंकि सीए फाइनल के जो न्यू बुक्स आई थी, जब न्यू करिकुलम आया था, तो उन्होंने इसको अपने सिलेबस में डिफाइन कर दिया था। और फिर कुछ टर्म बाद इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में प्रकट भी हो गया था। समझिए कब हुआ? सीए फाइनल में। सीए फाइनल के न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चन आ गया था, और फिर उसके कुछ 2-3 टर्म्स बाद सीएमए फाइनल वालों ने भी इसको कॉपी कर दिया। सर आप सीएमए को कॉपी कैट कह रहे हैं क्या? मैं कह नहीं रहा है, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं भाई। सीए इंस्टीट्यूट के जो सवाल होते हैं वो एसएफएम के जब पूछे जाते हैं तो वो सीएमए में आने के चांसेस हो जाते हैं, पर फिर भी मेरे हिसाब से ये आना नहीं चाहिए था। ये सीएमए के एग्जाम्स में नहीं आना चाहिए था जब तक ये सिलेबस में डिफाइंड नहीं था। अनफॉर्चुनेटली नया क्वेश्चन था। अच्छा सीए फाइनल में भी जब आया था ना, तो भी स्टूडेंट्स के लिए नया ही था, वो लोग भी चमक गए थे। मोस्ट स्टूडेंट्स इवन इन सीए कुडंट सॉल्व दिस। वैसे ही सीएमए में किसी ने इसको सॉल्व नहीं किया होगा मेरे हिसाब से तो। बट ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पहले कभी आया हुआ है तो अब हम चांस नहीं ले सकते, इसको हमको देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज मैं यही कहूंगा देयर इज नथिंग मच हियर। है क्या? समझाता हूं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन में क्या होता है समझिएगा प्लीज। हाँ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐसा चीज है जहां पे आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के प्राइसिंग को ठीक कर रहे हो। अगर एक एक्टिव मार्केट नहीं है तो आप कैसे उसके एनएवी को एडजस्ट करोगे, कैसे उसके इशू प्राइस को एडजस्ट करोगे, ये उसकी कहानी है। कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। कहानी यह है कि मान लो एक कंपनी है, कहानी पूरा सुनिएगा सब समझ में आ जाएगा। मान लो एक कंपनी है जिसका शेयर 200 रुपए का हुआ करता था। ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल हुई। अच्छा 200 भी क्यों, मैं फेस वैल्यू से शुरू करता हूं। मान लो एक कंपनी है जिसने 10 रुपए पर शेयर पे फेस वैल्यू पे अपना काम शुरू किया। आईपीओ भी मान लो 10 रुपए में ही लाया। कंपनी प्रॉफिटेबल रही कई सालों तक। आज इसी कंपनी का दाम 1000 रुपया हो चुका है। मतलब फेस वैल्यू तो 10 ही रुपए है, लेकिन कंपनी कमांड करती है आपसे कि अगर आपको शेयर चाहिए तो आप 1000 रुपए पे कीजिए। ये हम 1000 रुपए में 990 रुपए तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए पे कर रहे हैं, और 10 रुपए हम पे कर रहे हैं फॉर फेस वैल्यू। करेक्ट? वी आर पेइंग ओनली 10 रुपीज फॉर द फेस वैल्यू। द रिमाइंडर 990 वी आर पेइंग फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये आप क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप जैसे ही इस कंपनी का एक शेयर खरीदोगे तो इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस पे आपका हक हो जाएगा। कल को ये कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी पैसा बचेगा वो आपको मिलेगा। तो टेक्निकली आप इस हक के लिए पैसे भर रहे हो। तो आपने 10 रुपए जो फेस वैल्यू के लिए भरे वो तो भरे, लेकिन बाकी 990 रुपए आपने रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भरे। अब ये चीज आपको बताता कौन है कि आपको इतने रुपए भरने हैं? तो आमतौर पे ये बताने के लिए स्टॉक मार्केट बैठा है भाई। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे प्राइस टाइम टू टाइम बदलते रहता है, तो वो प्राइस ही एक रिफ्लेक्शन देता है हमको कि अगर हम इस शेयर को खरीदें तो इसके रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमको कितना रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड में कई बार सेकेंडरी मार्केट नहीं होता है। अब सेकेंडरी मार्केट नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किस इंसान को कितना देना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 रुपए पर यूनिट पे एंटर किया, मैं 5 साल से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूं, वो 5 साल से म्यूचुअल फंड में भाव बढ़ने चाहिए लेकिन एनएवी रिवाइज नहीं हो रही। फॉर सम रीजन एनएवी इज नॉट गेटिंग रिवाइज्ड। आप भी इस पे अगर 10 रुपए में ही एंट्री कर पाते हो तो फिर मेरे साथ जाती होगी। मैं इस म्यूचुअल फंड के साथ 5 साल से टिका हुआ हूं और आप 10 रुपए में टिके हो, तो और 10 रुपए में मैंने इन्वेस्ट किया और आपको भी 10 रुपए में ही मिल गया पर यूनिट, तो ये सही नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसा है तो एनएवी अपडेट करवाओ। नहीं हो रहा है कोई कारण से एनएवी अपडेट, अब क्या करें? तो उस केस में हमें डिटरमाइन करना पड़ता है फेयर वैल्यू ऑफ अवर यूनिट, और वो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अपने एनएवी को तो लेते ही हैं, पर इसमें हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करते हैं। यानी डिविडेंड इक्वलाइजेशन एक तरीका है ये पता करने का कि अगर हमारे म्यूचुअल फंड ने कुछ प्रॉफिट कमाया था तो उस प्रॉफिट का हिस्सेदारी पर यूनिट पे कितना है, और जाहिर सी बात है उतना रुपए आप चार्ज करोगे हर उस बंदे से जो आपके यूनिट्स को खरीदना चाहता है। कहानी समझ में आई? आइए एक बार इस पे गौर कीजिए, इसको पढ़िए प्लीज। हैव अ गुड रीडिंग प्लीज, एक बार पढ़िए इसको। चलो आओ सवाल देखते हैं, ठीक है।
सवाल ये है कि अपने पास में यहाँ पे जून 2023 में ये क्वेश्चन आ गया था 8 मार्क्स के लिए। मैं ऑलरेडी आपको इसका बैकग्राउंड समझा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि कब ये कहाँ क्यों आया, उन सारी चीज़ों को समझाया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सवाल बोला कि 1 अक्टूबर को एक ओपन एंड स्कीम थी म्यूचुअल फंड की, 300 लाख यूनिट्स 300 लाख यूनिट्स को इन्होंने आउटस्टैंडिंग रखा हुआ था और एनएवी चल रही थी 22.5 की। अक्टूबर का एंड आया, 6 लाख यूनिट्स इन्होंने और इशू कर दिए, ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनके पास में अपनी खुद की नई रिवाइज एनएवी नहीं है, तो इन्होंने बोला कि हम जो इशू कर रहे हैं उसका प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो उसका प्राइस निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप ओपनिंग एनएवी लोगे विच इज 22.5, उसमें आपने 2% एंट्री लोड बैठाना है, तो जाहिर सी बात है इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस। इसके ऊपर में आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कुछ ट्रीटमेंट करना है। ये कैसे होगा, विल लर्न अबाउट दिस। इसके बाद में नवंबर आया, तो नवंबर में इन्होंने 3 लाख यूनिट्स को रीपरचेज किया, और रीपरचेज के लिए भी वापस वही नियम बता रहे हैं ये आपको कि देखो भाई रीपरचेज का भी सेम नियम है। सेम नियम ये है कि रीपरचेज का जो प्राइस होगा वो होगा आपका ओपनिंग एनएवी यानी अगेन 22.50, और उसमें आप वापस से अब की बार एग्जिट लोड ना माइनस करते हो। ये एक नियम है एग्जिट लोड का, आप आगे और जाके सीख लोगे, एक और कैटेगरी में कवर किया हमने तो आप सीखोगे, लेकिन एग्जिट लोड इज डिडक्टेड एंड फिर वापस इसमें आपने जो भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन का है वो ऐड करना है, करेक्ट। तो अब हमें समझना है ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन कैसे निकलेगा, ये एक क्वेस्ट है हमारा, बट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और लास्ट में बोला कि दिसंबर में जो भी हमारे पास इनकम बची थी उसका 70% जो बच गई थी उस इनकम को हमने बांट दिया है। आपको बोला है कि अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के बीच में आपको जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप सारी ट्रीटमेंट करके दिखाओ। सवाल में आप देख सकते हैं कि एनएवी सिर्फ एक ही दिन रिपोर्टेड है और वो है बिगनिंग के दिन, बाद बाकी एनएवी रिपोर्टेड ही नहीं है। इसका मतलब आपको फेयर वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। सवाल में ये बोला है कि आपको इन 3 महीने में कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिली 510.56 की, अच्छी बात है। इसके अलावा आपको यहां पे देखने को मिला इनकम ऑफ 27.54, नवंबर में 41.34 और दिसंबर में 54.54, ठीक है। इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले ये पूछा कि बताओ हमारे पास कितनी इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थी। हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारा इशू प्राइस क्या होगा। तो इशू प्राइस आप देख सकते हैं, फॉर्मूला मैंने पहले ही बैठाया है। फॉर्मूले में 22.5 में 2% लोड तो हमने बैठा लिया, लेकिन अब बात आती है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन कैसे डिसाइड करें। तो ये बहुत आसान है, ये समझिएगा कि आप कब ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अक्टूबर एंड में। तो आपको देखना है कि अक्टूबर में हमारे म्यूचुअल फंड ने कितने रुपए का कमाई किया। हमारे म्यूचुअल फंड का जो इनकम हुआ इस स्कीम में वो हुआ 27.54 लाख का। दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी इनकम जनरेटेड बाय द फंड। अब इस पे हक कितने लोगों का है, पूरे 300 लाख यूनिट्स का है। जो पूरे 300 लाख यूनिट्स है उनका सबका हक है इस पे। तो उनका जब हक है तो पर यूनिट पे कितने कितने रुपए सबका डिविडेंड बनता था, भले ही बांटा ना गया हो, भले ही बांटा ना गया हो, लेकिन बनता तो था। तो जो भी बनता था वो आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। तो वो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट करा। हमने यहाँ लिया 27.54 लाख डिवाइडेड बाई 300 लाख, और यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है पर यूनिट वैल्यू विच इज 0.0918। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से सबको कैलकुलेट किया, 22.5 प्लस 2% और फिर उसमें ऐड किया 0.0918, तो लास्ट में 23.0418 अपना यहाँ पे आ गया इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अक्टूबर। सिंपल है मुश्किल नहीं, ये बात एकदम सही है। आते हैं नवंबर एंड के लिए। तो नवंबर एंड में भी वापस सेम काम होना था। अब नवंबर एंड में जब सेम काम होना था तो सेम तरीका है, ओपनिंग एनएवी लेंगे विच इज 22.5, इसमें एग्जिट लोड माइनस होगा, प्लस नहीं होता है तो वो माइनस होगा, ये भी ठीक है। लेकिन अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन करते वक्त आपको अक्टूबर का भी करना है और नवंबर का भी करना है, क्योंकि क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा। तो अक्टूबर तो हम पहले ही जानते हैं कैसे होगा, 27.54 जो भी था उसको आप डिवाइड बाई 300 करेंगे, ये एकदम सही है। लेकिन जब हम नवंबर की बात करते हैं तो थोड़ा सा हालात बदलेगा। 41.34 को अब डिवाइड 31 को डिवाइड करते वक्त आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से करना है, जो कि अब 300 नहीं बल्कि 300 प्लस 6 हो चुका है, यानी 306 हो चुका। ये बात कहां लिखी है, यहां लिखी है कि भाई हमने 6 लाख यूनिट्स को इशू किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर में जब 6 लाख यूनिट इशू किया तो अब हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स 300 नहीं रहे बल्कि 306 हो गए। तो हम डिवाइड करेंगे और यहां पे हमारे पास आएगा 41.31 डिवाइडेड बाई 306।
ये करने के बाद टोटल किया, चलो हमारे पास रीपर्चेस प्राइस भी आ गया। तो ये हमारे बी और सी का आंसर बड़े मजे से हम निकाल चुके हैं। अब बात आती है कि हमारे पास इनकम कितनी अवेलेबल थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो हिसाब बहुत सिंपल है। इनकम तो उतनी ही होगी ना जितना आपने कमाया होगा। तो इनकम आप अक्टूबर से दिसंबर खुद कुछ कमाए, फिर उसके बाद आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए पैसे मिले या फिर आपने किसी को दिए हैं तो वो भी आपको इंक्लूड करना है। और फिर डिविडेंड पे आपने कितने रुपए आपने डिविडेंड, अच्छा वो कवर हो चुका है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन कितना मिला वर्सेस कितना आपने पे किया, ये आपका इनकम का हिसाब हो जाएगा। अब आप समझिएगा इस चीज को कि ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन को हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इनकम की बात कर रहे हैं और आप नए आने वाले यूनिट मेंबर्स से इसी इनकम का एक पोर्शन ले रहे हैं तो वो पोर्शन जाएगा कहां, व्हाट वेयर डू यू थिंक दिस विल गो, दिस विल गो इन द इनकम एज वेल। तो ये ऐसी बात हो गई कि मान लो 200 रुपए की कमाई आप लोग सब लोग कर चुके हो इस साल, मैं बोला भाई तुम लोग के धंधे में मैं भी आ जाता हूं, तो आपने बोला कोई बात नहीं हम सब 200 रुपए कमा चुके हैं तो आप भी 200 रुपए लेकर के आइएगा। मैंने बोला ला देता हूं, और मैं जैसे ही 200 रुपए लाता हूं तो आप उसको कहां ऐड करेंगे, कैपिटल में डाल देंगे क्या, नहीं, यू विल ऑल्सो एड इट टू द कॉर्पस। उसका लॉजिक एकदम सिंपल है, पहले से 3 पार्टनर थे, सब लोग 200 रुपए कमा चुके, 600 रुपए की कमाई हो चुकी, तो अगर चौथा पार्टनर आता है तो वो भी अगर 200 रुपए लाता है तो 800 रुपए की कमाई हो गई। अब अगर इसको बांटना भी पड़ा तो सबको 200 रुपए मिल जाएंगे। बात समझ में आई, क्लियर। तो यही इसका लॉजिक है। यहां पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन आपने जितना भी रिसीव किया ये इनकम का पार्ट बनेगा और जितना भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन पे किया वो भी इनकम से डिडक्ट होगा। तो ये तो यार बहुत सिंपल है। अगर हम बात करते हैं अबाउट अवर इनकम्स तो ये रही हमारी इनकम्स, लाखों में है। इसके बाद में हमारा जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन आया एट द टाइम ऑफ इशू वो था 0.0918, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 0.0918, तो उसको हमने यहां पे ले लिया, 6 यूनिट्स हमने इशू किए थे तो ये पैसे हमें मिले हैं। बाकी रीपर्चेज के टाइम पे हमने 3 लाख यूनिट्स रिडीम किए थे तो उस पे हमको 0.2268 का यहां पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन पे करना पड़ा। ये कहां से आएगा, इन दोनों का टोटल करके, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 0.2268, ठीक है ना। तो ये यहां पे आ गया, ये हमने टोटल पैसे पे करे। अब एट द एंड जितने भी रुपए हमारे पास आए इनकम में उसका 70% तो हमने फिर भी डिविडेंड दे दिया। लास्ट में बोला था कि दिसंबर के एंड में हमने डिविडेंड भी बांट दिया, कितना 70% ऑफ द इनकम लेफ्ट, तो बचेगा सिर्फ 30%, इसलिए लास्ट में इसको 30% से मल्टीप्लाई किया है। लास्ट में रिजल्ट आ गया 36.9781 लाख। तो कहानी वापस समझिएगा, जितना भी हमारे फंड ने कमाया था पैसा वो तो हम लेंगे ही, इसके अलावा अगर और कोई नई यूनिट ऐड हुई थी तो उसके लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम पे पैसे लिए गए हैं तो उसको आप इनकम में ऐड करेंगे। एंड सिमिलरली वापस अगर आपने कोई भी इशू कोई भी यूनिट को रीपर्चेज करवाया तो उसके लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन के पैसे दिए गए हैं तो वो माइनस होगा, जो बचेगा उसका 70% डिविडेंड के तौर पे दे दिया गया तो बाकी 30% इज लेफ्ट विद अस। बात समझ में आ गई, ओके सर। लास्ट में एनएवी कैलकुलेट करवा दो। तो एनएवी बड़ा आसान है दोस्तों, बिगिनिंग एनएवी आपने ले ली, बिगिनिंग एनएवी के बाद में आप देखेंगे कि आपकी इनकम कितनी हुई थी पूरे प्रोसेस में, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन क्या था, आपने इशू प्रोसीड्स में कितना कैश कमाया, ये पूरा कैश इनफ्लो का हिसाब रखेगा, आपने रीपर्चेज में कितना कैश चुकाया ये उसका हिसाब रखेगा, और लास्ट में डिविडेंड कितने रुपए दे दिया वो भी हिसाब रखेगा। सो देखा जाए तो ये जो 3 एंट्रीज हैं ये 3 एंट्रीज कैश से रिलेटेड एंट्रीज हैं, कितने रुपए आए, कितने रुपए गए, कितने रुपए का डिविडेंड बांटा, बाद बाकी जो भी पैसा है वो सारा आपके एनएवी में पड़ा रहेगा। एंड दिस इज योर क्लोजिंग एनएवी विच इज 7369.0881। तो याद रखिएगा आपकी एनएवी बिगनिंग की, आपकी इनकम, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन ये सब तो आएगा ही एनएवी की इंक्लूजन में। इसके बाद में अगर कैश में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है तो उसका आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे एनएवी आ गया और उसको डिवाइड कर दिया हमने भाई 300 लाख यूनिट्स, तो रिजल्ट हो ये 300 नहीं होगा, दिस शुड बी 303। रुक जाओ मैं देख लेता हूं, क्या पता लिखने के टाइम पे गलती हुआ होगा। यस, लिखने के टाइम गलती हुआ है, ये 303 यूनिट्स है, 303 लाख यूनिट्स। आप लोग के भी पीडीएफ जो आपको डाउनलोड करने को मिला उसमें ये गलती है शायद, ठीक है, तो ठीक कर लीजिएगा। ये 303 लाख यूनिट्स है, आपके पास पहले थे 300, उसमें आपने फर्दर ऐड किए 6 और बाद में रीपर्चेस किए 3, तो बचे 303 लाख। तो देख के समझ में आ गया था ये गलती है, और उसको डिवाइड करने के बाद एनएवी एकदम ठीक आ रहा है। ये एनएवी की कैलकुलेशन करेक्ट है, ये 300 नहीं होगा, ये 303 होगा।
सो यस दिस इज डन एंड इसी के साथ डिविडेंड इक्वलाइजेशन का ये एक यूनिक सवाल भी हमने कैप्चर कर लिया। इसको हमने क्लास में कैप्चर नहीं किया था, रिवीजन इसलिए मैं कहता हूं करना ही पड़ेगा आपको, क्लास में कैप्चर नहीं किया लेकिन पास्ट टर्म पेपर्स में इसको कैप्चर कर लिया। अगेन क्या इसमें कोई यूनिक थॉट था, कोई यूनिक कोई चीज थी नहीं, ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जैसा ही कुछ था, पर हाँ एक अलग कैटेगरी थी तो अलग कैटेगरी बोल करके आपके लिए इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया। एंड दिस केम आफ्टर सीए फाइनल अपीयरेंस, तो ठीक है कर लेना ही अच्छा है, क्या पता एग्जाम में दोबारा भी देखने को मिल जाए। चलो जी दिस इज डन। अदर्स की तरफ चलते हैं जिसमें बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि एंट्री लोड और एग्जिट लोड का क्या होता है मैं इस पे बात ऑलरेडी कर चुका हूं। एंट्री लोड ऐड होता है एनएवी में और एग्जिट लोड माइनस होता है, दैट यू कैन क्लियरली सी हियर। इस पे एक सवाल बनाया मैंने खुद से, एग्जाम में नहीं आया लेकिन 2 मार्क्स के लिए क्या पता आ जाए, तो मैंने बनाया अपने से सवाल। यहां बोला है रीपर्चेज प्राइस है 11 रुपए का, एग्जिट लोड है 5% का, एनएवी कैलकुलेट कर दो। तो अब सवाल को ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना। बच्चे क्या करते हैं ओके दिस इज वेरी इजी, 11 माइनस 5% रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, आपको यहां ध्यान देना है ये रीपर्चेज प्राइस है 11, तो भाई रीपर्चेज प्राइस 11 है, एनएवी हमको ढूंढना है, एग्जिट लोड है 5%, तो ये आएगा अंदर में 0.95। सो द रिजल्ट वुड बी एक्चुअली 11 बाई 0.95। गॉट इट? और वही करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 11.58 का। तो इसमें थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, सवाल इसलिए बनाया गया ताकि आप इस तरह के सवालों को पहले से ऑब्जर्व करके जाएं, कल को एमसीक्यू में इस तरह का कुछ आ गया तो आप सॉल्व कर पाए। वैसे अभी तक एमसीक्यू में ऐसा कुछ नहीं आया है। एडिशनल सम एक और है, ये एडिशनल सम मैं लेकर के आया हूं फ्रॉम सीए फाइनल की मैथ। अगेन ये सिंपल था, मुझे लगता है आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूं। हालांकि again it is not there anywhere in our CMS curriculum और CMS syllabus। CA फाइनल की मैथ में मुझे मिला, मैं लेकर के आ गया, हालांकि बहुत ही बचकाना सवाल है। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो वी हैव गॉट NAV टू कैलकुलेट, हमें NAV कैलकुलेट करनी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें दी हुई है, सब चीजों के भाव तोल करने का कुछ ना कुछ दिया हुआ है। पूरा सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। पहले लिस्टेड शेयर्स दिए हुए हैं जो कि 20 करोड़ रुपए पहले से इन्वेस्टेड थे, कैश इन हैंड था 1.23, बॉन्ड्स थे हमारे पास में लिस्टेड 4.3, अदर बॉन्ड्स जो कि अनलिस्टेड थे वो थे 1, अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी थी 4.5, डिविडेंड अक्रू हुआ 0.8, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स एक तरह से खर्चा है जो आपने दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है 6.32, एक्सपेंडिचर अक्रूड, एक्सपेंडिचर ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट एनएवी पर यूनिट, करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इज 106। अब ये देखिएगा आपकी जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी वो अब 106.5 हो चुका है, करेक्ट? तो आपको ये वैल्यूएशन करने में यूज करना पड़ेगा, कहां यूज होगा बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिस्टेड शेयर्स जो हैं वो भी 1000 रुपए से 2300 रुपए तक उसकी इंडेक्स वैल्यू चली गई। आपको पता है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आप 20 करोड़ को डिवाइड करेंगे बाई 1000, मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2300, आ जाएगा वैल्यू। एंड फिर बोला है लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 8। तो लिस्टेड तो भैया मुझे यहां दिख रहे हैं, ये रहा लिस्टेड, आई थिंक लिस्टेड ये रहा, ठीक है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट, क्योंकि इस पे अनलिस्टेड लिखा है तो यही लिस्टेड हुआ। 4.3 के जगह इसकी आप वैल्यूएशन देखिए कितनी ले ली हमने, 8 करोड़। सो वी हैव टेकन द वैल्यूएशन ऑफ 8 CR, क्यों बोला था। बाद बाकी शेयर्स 46 करोड़ हो गए, कैसे भाई 20 पहले था इनटू 4000 है क्या, नहीं 2300 डिवाइडेड बाई 1000। सो इसमें इंडेक्स वाला ट्रीटमेंट हम करके आ चुके हैं पहले से, ये करने से 46 करोड़ हुआ। बाद बाकी कैश पे कुछ बोला नहीं, जितना दिया ले लिया। लिस्टेड का काम कर चुके हैं। अनलिस्टेड का बोलता है कि अनलिस्टेड जो डिबेंचर है, यहां लास्ट में बोलता है देयर इज अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड कैटेगरी, तो अनलिस्टेड वाला जो है वो 80% हो गया। तो पहले था 1 करोड़ का, अब वो घट करके हो गया 0.8 करोड़। सो 1 इंटू 80%, ठीक है। इसके बाद में अदर सिक्योरिटीज एट कॉस्ट है वो है 4.5, अदर सिक्योरिटीज के लिए बोला है उसको कॉस्ट पे ही रहने दो, तो 4.5 बिकम्स 4.5। बाद बाकी 0.8, 6.32, 0.75 सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आया। लास्ट में एनएवी आ गया 54.26 और उसको हमने डिवाइड किया बाय 20 लाख यूनिट्स जो कि दिया हुआ है सवाल में। तो ध्यान देना यहाँ पे 20 लाख यूनिट्स के लिए आपने इसको 0.2 करोड़ पकड़ना है। एवरी वैल्यू इज इन करोड़, तो इसको भी करोड़ में लीजिएगा, डिवाइड करने के बाद एनएवी आ गया। सवाल में एक चीज गौर करने की यह है कि इन्होंने जो करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी दिया उसको यहां 106 जरूर लिखा, लेकिन ये इररेलेवेंट हो गया, इररेलेवेंट। समझ में आ रहा है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गया, दे हैवंट यूज्ड इट। बाकी जो इंस्ट्रक्शन जैसे दिया था वैसे हमने उसको फॉलो किया है।
तो इस बात का ख्याल रखना, एग्जाम में क्या पता ये आ जाए मिसलेनियस कैटेगरी में, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। लास्ट में आते हैं अपने मिसलेनियस कैटेगरी में। तो मिसलेनियस कैटेगरी में बस एक चीज ध्यान रखना, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमने क्लास में किया हुआ एक सवाल, तो उसमें फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट बॉट और सोल्ड, इन दोनों का जो भी मिनिमम लेना है वो ले लीजिएगा। तो अगर मान लो बॉट अमाउंट है 200 लाख और सोल्ड अमाउंट है 250 लाख, सो इन दोनों में कम कौन है, 200 लाख। सो 200 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज एयूएम, एवरेज एयूएम का मतलब होता है बिगिनिंग में कितना एयूएम था, क्लोजिंग में कितना था, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 और वो करके इनटू 100 करेंगे तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। आज तक एग्जाम में नहीं आया है पर क्या पता आ जाए, तो एक बार देख लेना जरूर चाहिए। Yeah. So yes, that is it for these section of videos जहाँ पे हम लोगों ने 3 वीडियोस में म्यूचुअल फंड के अभी तक के सारे रिवीजन को किया, पास्ट टाइम पेपर्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा, एक मेगा रिवीजन में म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से तैयार किया है। आपका प्रैक्टिस करना बाकी है, बस वो कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। बाद बाकी आने वाले टाइम पे, जैसे अभी ये दिसंबर 23 तक का ये स्टेटस है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट जो टर्म हुआ वो दिसंबर 2023 था, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे टर्म बाई टर्म क्वेश्चंस तो ऐड होते जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड मोर एंड मोर पार्ट्स टू इट। तो जैसे ये पार्ट 3 फिलहाल के लिए एंड है, लेकिन आगे इसी में पार्ट 4 पार्ट 5 आता रहेगा जिसमें हम 1 या 2 सवाल ही डिस्कस करेंगे। सो दोज विल बी वेरी स्मॉलर वीडियोस, लेकिन उसमें हर एक आने वाले टर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करके इसको एक बढ़िया लाइब्रेरी बना लेंगे ताकि हमेशा के लिए ये एक अच्छा रिवीजन मटेरियल हमारे लिए बन जाए। सो बस अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। एंड जो इस वीडियो को 2025-26 में देख रहे हैं तो और एक्स्ट्रा पार्ट्स ऐड हो चुके होंगे तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।